हेलो एवरीवन। तो आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो है सीबीएसई क्लास 9th बी हाइव से 6 यानी छठा चैप्टर, और जिसका नाम है माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं, ये जो चैप्टर है ये है हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये उनका चाइल्डहुड है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। तो उसमें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी अपने बारे में कुछ लिखा था, अपने बचपन के बारे में कुछ लिखा था। उसी में से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। I was born into a middle class Tamil family in the island of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. आई यहाँ पे किसके लिए है? एपीजे अब्दुल कलाम अपने लिए बता रहे हैं कि मेरा जो जन्म हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? आइलैंड ऑफ टाउन रामेश्वरम में, जो कि कहाँ था? मद्रास स्टेट में था। ठीक है। माई फादर जैनुलब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नोर मच वेल्थ। जो मेरे पापा थे जैनुलब्दीन, ना तो वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही बहुत ज़्यादा रिच थे। डेस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पजेस ग्रेट इनेट विजडम एंड ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। हालांकि ये वाली बात सच है कि वो ज़्यादा अमीर नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर जो विजडम थी, इनेट का मतलब होता है जन्मजात, बाय बर्थ से ही वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। और ट्रू जेनरोसिटी का मतलब होता है ऐसे लोग जो दूसरों की हेल्प करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया करते थे लोगों की। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा। और वो कहते हैं कि मेरे फादर की जो आइडियल हेल्पमेट थी, मतलब उनकी सहायता करती थी उनके हर काम में, यानी कि मेरी मदर, जिनका नाम क्या था? आशियम्मा। आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। अब वो बताते हैं कि मेरी मम्मी रोज़ बाहर वाले लोगों को क्या खिलाती थी? खाना खिलाती थी। वो ये कहती थी जितने हम परिवार में खुद सदस्य थे ना, उससे कहीं ज़्यादा हम बाहर वाले को यानी मेरी मम्मी खाना खिलाती थी। इससे क्या बात पता चलती है हमें कि ना केवल उसके पापा, उनके, मैं उसके नहीं बोल सकता, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे, ना केवल उनके पापा बल्कि जो उनकी मम्मी भी थी वो भी बड़ी उदार थी, वो भी बड़ी जेनरस थी और लोगों की हेल्प करती थी। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. वो बताते हैं कि हमारे घर में जो बहुत सारे जो बच्चे थे, मैं भी उनमें से एक था। छोटी सी मेरी हाइट थी। अनडिस्टिंग्विश्ड लुक का मतलब है मैं देखने में कोई खास सुंदर ऐसा नहीं था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जबकि जो मेरे जो पेरेंट्स थे वो लंबे भी थे और सुंदर भी थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। अब देखो यार, एंसेस्ट्रल हाउस क्या होता है? एंसेस्ट्रल हाउस का मतलब है पुश्तैनी घर। जैसे सपोज करो तुम जिस घर में रहते हो वो तुम्हारे दादाजी ने बनवाया था, फिर उसमें पापा रहते हैं, फिर उसमें अब तुम रह रहे हो। ठीक है, हो सकता है तुम्हारी जनरेशन भी, आने वाली जनरेशन उसमें रहे, तो वो तुम लोगों के लिए हो जाएगा एंसेस्ट्रल हाउस, मतलब पुश्तैनी घर, जो कि हमारे पूर्वजों का से चला आ रहा है। विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, और वो 19वीं शताब्दी में बना था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। और ये एक तरह का पक्का घर था। पक्का घर आप समझते हो, कच्चा घर और पक्का घर। कच्चा घर मतलब जो केवल क्या नाम है, जो छप्पर वगैरह पड़े रहते हैं गांव में, और पक्का घर तो यार आप समझते ही हो कि सीमेंट वगैरह, ईंट वगैरह लगी रहती है। तो वो बताते हैं कि वो जो हमारा जो घर था मॉस्क स्ट्रीट में, मॉस्क का मतलब है मस्जिद वाली गली में, रामेश्वरम में बना हुआ था। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। अब ऑस्टियर का मतलब समझो यार। ऑस्टियर का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कि है तो बहुत सिंपल लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट भी है। तो मेरे जो सिंपल फादर थे, बड़े स्ट्रिक्ट भी थे। वो इनएसेंशियल चीज़ों, इन असेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, और इन असेंशियल चीज़ों का मतलब है जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है। तो जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती उन्हें हमेशा उनसे हमें दूर रखते थे। हाउएवर ऑल द नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि पापा जो हमें लग्जरी नहीं देते थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें ज़रूरी थी वो भी नहीं हमें प्रोवाइड होती थी। हमें जैसे खाने के लिए खाना मिलता था, दवाइयाँ मिलती थी, कपड़े मिलते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। अब वो बताते हैं कि मेरा जो खुद का जो चाइल्डहुड था बड़ा अच्छा था। सिक्योर का मतलब सेफ था, चाहे मैं मटीरियली बात करूँ। अब देखो यार, मटीरियली का मतलब क्या होता है? मटीरियलिस्टिक होता है चीज़ें, आपके घर में जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो आपको मिलें, तो वो उन्हें मटीरियली मिलते थे। और इमोशनली का मतलब होता है कि प्यार भी मिले घर से, है ना, एक बॉन्ड भी हो घर वालों के सदस्यों के बीच में। तो वो कहते हैं कि मुझे दोनों चीज़ मिली, मटीरियलिस्टिक भी और इमोशनली भी।
द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। अब वो बताते हैं कि जो द्वितीय यानी दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 में हुआ। व्हेन आई वाज 8 years old, फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड ऑफ टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। और उस टाइम पे लगभग मैं 8 साल का था और अचानक से, मैं बता नहीं सकता क्यों, लेकिन उस टाइम अचानक से टैमरिंड सीड्स का मतलब है इमली के बीजों की जो डिमांड थी वो अचानक से मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। मैं उन बीजों को कलेक्ट किया करता था, इमली के बीजों को, और पास में जो मॉस्क, हमारी गली में ही जो एक दुकान बनी हुई थी परचूने की, उसमें मैं उन्हें बेच दिया करता था। अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। और एक दिन के कलेक्शन से मतलब मैं लगभग 1 अन्ना कमा लेता था। अब यार 1 अन्ना क्या होता है? जिस टाइम पे पैसे नहीं चलते थे, रुपए नहीं चलते थे, उस टाइम पे अन्ना जैसे चलते थे, एक छोटी सी मतलब करेंसी है। 1 अन्ना का लगभग मतलब होता था 6 पैसे। ठीक है। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनमनी। जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, ब्रदर इन लॉ आप समझते हैं जीजाजी, जीजाजी या साले को कहते हैं, पर यहाँ पे तो उसकी तो शादी नहीं हुई, तो उसके तो जीजाजी लगे, उसकी बहन के हस्बैंड। तो वो बताते हैं कि जो मेरे जीजाजी थे जलालुद्दीन साहब, वो मुझे कहानियाँ सुनाते थे वर्ल्ड वॉर के बारे में, अबाउट द वॉर, और उसकी हेडलाइंस में किस में पढ़ता था? दीनामनी। अब यह दीनामनी क्या है? दीनामनी जो वर्ड आया है वो आया है न्यूज़पेपर के लिए, एक तमिल न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है। तो वो बताते हैं कि जो बातें मेरे जीजाजी मुझे बताया करते थे वो हेडलाइंस फिर मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा करता था। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। अब वो बताते हैं हालांकि वॉर तो शुरू हो गया था, लेकिन हमारा एरिया क्योंकि एक अलग साइड में पड़ता था, तो हमारे पे वॉर का कोई भी असर नहीं था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द allied forces and something like a state of emergency was declared। लेकिन बहुत जल्दी ऐसा टाइम आया कि भारत को भी उस विश्व युद्ध में कूदना पड़ा। अब देखो यार, एक वर्ड आया अलाइड फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस है द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए और रशिया की जो आर्मी है, इन तीनों को मिला के इन तीनों के समर्थन में इंडिया भी कूदा। ठीक है। तो अलाइड फोर्सेस का मतलब समझ में आ गया, आर्मीज, यूके की आर्मी, यूएसए की आर्मी और रशिया की आर्मी मिला के। ठीक है। इंडिया, और जब इंडिया भी उस विश्व युद्ध में कूद पड़ा तो अचानक से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कश्मीर में 370 और ये 35 है वो जो हटाया लगाया हुआ है। ठीक है। तो उसमें कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है ना, तो इमरजेंसी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट रामेश्वरम स्टेशन। अब वो बताते हैं कि इस वॉर का जो सबसे बड़ा खराब असर जो पड़ा वो ये पड़ा कि हमारे जो रामेश्वरम स्टेशन पड़ता था ट्रेन का, वहाँ जो ट्रेन रुका करती थी अक्सर, अब उसने रुकना वहाँ पे बंद कर दिया। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन द रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब क्योंकि भाई उस गांव में जो अखबार आते थे वो ट्रेन के थ्रू आते थे। पहले तो क्या था यार, ट्रेन वहां पे रुका करती थी, लेकिन अब तो रुकती नहीं है। तो अब उसका क्या सोल्यूशन निकाला गया कि चलती ट्रेन में से ही बंडल के बंडल फेंके जाते थे। ठीक है। दैट फोर्स माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। अब वो बताते हैं कि जो मेरा कजिन था शमसुद्दीन, वो क्या करता था, न्यूज़पेपर बांटता था रामेश्वरम में। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेन है वो तो रुकती नहीं थी, तो अब उसे एक ऐसे हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी जो उसकी हेल्प करे वो बंडल्स को फैच करने में, कैच करने में, पकड़ने में। तो एज नेचुरली मैंने उस जगह को पूरा किया, मतलब मैंने उसकी हेल्प करी। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने अपने कज़न की हेल्प करी तो 2 पैसे मुझे भी कमाने का मौका मिला। वेजेस का मतलब होता है भत्ता, है ना, जो आप मेहनत करते हो, जब आपको फिर पैसे मिलते हैं उन्हें वेजेस बोलते हैं। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। अब देखो half a century later, देखो यार सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, तो half a century का मतलब हो गया 50 साल, यानी कि 50 साल बाद भी उस घटना के, आज भी जब मैं उस वाली बात को सोचता हूँ कि किस तरह से मैंने अपना पहला पैसा कमाया था, पहली अर्निंग करी थी, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक प्राइड, कहीं ना कहीं एक घमंड की फीलिंग आ जाती है।
Every child is born with some inherited characteristic into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. अब वो बताते हैं देखो हर बच्चा अपने घर से कुछ ना कुछ इनहेरिटेड का मतलब होता है यार, देखो आपके बायो टीचर ने बताया होगा, इनहेरिटेड करेक्टर्स होते हैं ऐसे करेक्टर्स जो किसी बच्चे में आते हैं उसके मम्मी पापा से। तो वो बताते हैं हर बच्चे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं उसके मम्मी पापा से या जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब वो बताते हैं तो मैंने अपने पापा से क्या सीखा, क्या मिला, एक तो ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। और मम्मी से मैंने क्या सीखा है, मम्मी से सीखा है मैंने फेथ इन गुडनेस, यानी कि अच्छाई में मम्मी को विश्वास है, एंड डीप काइंडनेस, वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं। और न केवल ये सारी चीज़ें मैंने सीखी बल्कि मेरे 3 भाइयों ने और मेरी बहन ने भी ये चीज़ सीखी है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। जब मैं बचपन में था तब मेरे 3 पक्के दोस्त थे। कौन कौन से? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। और ये जो तीनों लड़के थे जो कि मेरे खास दोस्त थे, तीनों हिंदू ब्राह्मण फैमिली का मतलब होता है पंडित की फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। अब वो बताते हैं कि जब हम छोटे थे, हम चारों जब दोस्त थे, हमारे मन में कभी भी इस तरह का भेदभाव, इस तरह का ख्याल नहीं आया कि भाई मैं मुसलमान हूँ वो हिंदू हैं, या कुछ तरह की हमारे मन में कभी इस तरह की बात कभी आई ही नहीं। इनफैक्ट रामनंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। अब वो बताते हैं कि जो हमारा एक दोस्त था जिसका नाम था रामनंदा शास्त्री, उसके जो पापा थे लक्ष्मण शास्त्री, वो रामेश्वरम टेम्पल के खास बड़े जाने माने कौन थे? प्रीस्ट कौन होते हैं? पुजारी। ठीक है, मंदिर में आपने पुजारी देखे होंगे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। अब वो बताते हैं कि बाद में चल के वो उसने अपने पापा का ही पद ले लिया, मतलब बाद में वो उसी मंदिर का वो पुजारी बन गया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और जो मेरा दोस्त अरविंदन था वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आ गया। वो पिलग्रिम्स होते हैं ना, तीर्थयात्रियों को आपने देखा होगा, आप लोगों के शायद जहाँ पे भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ के बस वगैरह चलती हैं मथुरा के लिए, हरिद्वार के लिए, है ना, वैष्णो देवी के लिए 6 दिन का प्रोग्राम होता है, 7 दिन का, तो उसने वो वाला प्रोग्राम ले लिया। एंड द शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और जो शिव प्रकाशन था वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। आप लोगों ने अगर कभी सफ़र किया हो ट्रेन से, अगर आप रिजर्वेशन में गए हो तो आपने देखा होगा कभी चाय मिलने आती है, कभी नमकीन, कभी कॉफ़ी, वो पूछने आते हैं कि खाना खाओगे क्या। तो वो जो केटरिंग होती है, जो किचन वाला जो डिपार्टमेंट होता है, वो किसने ले लिया? एज अ कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, किसने? शिव प्रकाशन ने। यानी ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirtha, which was near our house. अब देखो क्या बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी होती थी। इस वाली ये सेरेमनी समझो जैसे अगर आपने हिंदूज़ में सुना होगा कि शिव विवाह करवा दें, लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ आज शिव विवाह है, मतलब वो भगवान जी की, शिव जी की, पार्वती जी की शादी वाला विवाह है ना। हमारे यहाँ आज रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, रामायण का पाठ हो रहा है। तो वो बता रहे हैं कि जब इस तरह की सेरेमनी होती थी तो जो हमारी फैमिली थी, यानी कि APJ अब्दुल कलाम जी की जो फैमिली थी, वो बोट्स, नाव को अरेंज करती थी, जिसमें वो नाव में क्या होता था, स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया जाता था जिसमें आइडल्स का मतलब है मूर्तियाँ रखी जाती थी भगवान राम वगैरह की, ठीक है। और सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्था विच वॉज नियर आर हाउस। कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम होता था तो उनकी फैमिली क्या प्रोवाइड करती थी? बोट प्रोवाइड करती थी जिसमें भगवान जी की मूर्ति वगैरह होती थी, और उसमें फिर उसे फिर कहाँ ले जाते थे? पॉन्ड के बीचों बीच पानी में ले जाते थे। इवेंट्स फ्रॉम रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बैड स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आर फैमिली। अब वो बताते हैं कि जब हम छोटे छोटे थे तो हमें रामायण वाली की भी कहानी सुनाई जाती थी हमारे घर में, और हमें हमारे जो मुस्लिम गुरु हैं, जो प्रोफेट हुए हैं, है ना, जो क्या बोलते हैं, मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं याद आ रहा, चलो जो भी है, जैसे हिंदुओं में गुरुजी और ये होते हैं, ऋषि मुनि वगैरह होते हैं, ऐसी प्रॉफिट होते हैं इसमें, किसमें?
मुस्लिम कम्युनिटी में जो कि इनके गुरुजी वगैरह होते हैं, नबी, सॉरी हाँ आ गया मुझे याद, जो इनके नबी वगैरह होते हैं, तो वो बताते हैं कि भले से मैं मुस्लिम फैमिली से आता था लेकिन मेरे घर में मुझे रामायणा का पाठ और हमारे जो मुस्लिम स्टोरीज हैं हमें दोनों पढ़ाई जाती थी। वन डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। अब वो एक बार की घटना बताते हैं, जब वो 5वीं क्लास में पढ़ते थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, एक नए टीचर आए। आई यूज्ड टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो विद नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। अब वो बताते हैं कि जब मैं 5वीं क्लास में था तो मैं एक कैप पहनता था। आपने देखा होगा मुस्लिम बच्चे होते हैं या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एक कैप लगाते हैं, वो धार्मिक कैप होती है उनकी, है ना, जैसे हम लोग जनेऊ पहनते हैं। तो और वो बताते हैं कि मैं पहली सीट पे बैठा करता था, पहली रो में, रामानंद शास्त्री के साथ। हु वॉर द आगे चलता हूँ, यहाँ ये देख रहे हो आप, वो जो बोट की बात बता रहे थे कि वो बोट प्रोवाइड करते थे। हु वॉर अ सेक्रेट थ्रेड। अब देखो यार सेक्रेट थ्रेड क्या होता है, पंडित लोग ना जनेऊ पहनते हैं व्हाइट कलर का, है ना, देखा होगा आपने। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक द हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। अब नया जो टीचर आया वो इस बात को पचा नहीं पाया कि एक हिंदू का पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। अब सोशल रैंकिंग के अनुसार, यानी कि जो नया टीचर आया, क्योंकि उसकी नज़रों में मैं एक गरीब परिवार से था, मिडिल क्लास फैमिली से था, तो वो इस वाली बात को पचा नहीं पाया और मैं एक हिंदू लड़के के साथ बैठा हुआ था, तो उसने मुझे क्या किया, पीछे वाली सीट पे बैठने के लिए बोला। आई फेल्ट वेरी बैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और मेरा जो दोस्त था रामानंद शास्त्री उसे भी बहुत बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। और जैसे ही मेरे टीचर ने मुझे लास्ट रो में बैठने के लिए बोला, जो मेरा जो दोस्त था रामानंद शास्त्री, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। दिस इमेज ऑफ him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. In fact, जब मेरे टीचर ने मुझे पीछे बिठाया तो मेरा जो दोस्त था रामानंद शास्त्री, उसे इतना बुरा लगा कि वो रोने लग गया। और उसके रोते हुए का जो मैंने चेहरा देखा तो वो जो इम्प्रेशन उसका मुझे पे पड़ा वो हमेशा, मतलब आज तक है। कहने का मतलब ये है कि मुझे उस दिन यकीन हो गया कि ये जो मेरा दोस्त है ये ज़िंदगी भर दोस्ती निभाएगा और ये मेरा एक सच्चा दोस्त है। After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence and told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. जब हम दोनों अपने घर गए तो हमने पेरेंट्स को इस बारे में बताया। अब जो मेरे दोस्त के जो पापा थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने उस टीचर को बुला लिया और उससे कहा कि यार तुम ये क्या टीचर होके इतना गलत काम कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों में तुम ये जहर उगल रहे हो, है ना, उन्हें हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा रहे हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। और टीचर से कहता है कि आपको इन बच्चों से या अब इनसे क्या करनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल। और उन्होंने, मतलब अब देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि खुद मुस्लिम थे। वो कहते हैं कि जब मेरे साथ अन्याय हुआ तो मेरे हिंदू जो दोस्त के जो पापा थे वो आ गए मेरे बचाव में। और आजकल यार हम लोग क्या देख रहे हैं, हिंदू अपनी गा रहा है, मुस्लिम अपनी गा रहा है, दोनों लड़ रहे हैं आपस में। लेकिन देखो कितना अच्छा बॉन्ड था, एक टाइम ऐसा भी था। और आज के टाइम में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मार काट में बचे हुए हैं। तो यार मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश बाबा चैनल को फॉलो करते हो, अगर आप मुझे कुछ समझते हो, मेरी बातों को कुछ समझते हो, तो यार अपने देश के लिए लड़ो, अपने देश के लिए एक होके रहो, क्योंकि हमें दोबारा से यार कभी ना गुलाम नहीं बनना अंग्रेज़ों का या किसी का। हमें डिवाइड नहीं होना, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सिखाया गया था, हम आपस में भाई भाई हैं। चलो यार मैं चैप्टर पे आ रहा हूँ। आई होप कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो अब यार मैं इंग्लिश बाबा चैनल चलाता हूँ, मैं हिंदू, इतने सारे मुस्लिम बच्चे मुझे कॉमेंट करते हैं, वो तो कभी ये नहीं कहते कि यार हिंदू का चैनल है तो हम नहीं पढ़ेंगे हैं इसका। तो यार हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए यार, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। चलो मैं वापस से टॉपिक पे आ रहा हूँ, अदरवाइज़ आप लोग कहोगे। तो हमें अभी तक क्या पता चला कि जो रामानंद शास्त्री के जो पापा थे वो आ जाते हैं और वो उस टीचर को बहुत ज़्यादा डांट लगाते हैं और वो कहते हैं कि भाई या तो तुम माफ़ी मांगो और नहीं तो फिर भैया इस स्कूल को छोड़ के और इस आइलैंड को छोड़ के चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रेग्रेट हिज बिहेवियर, रेग्रेट का मतलब होता है पछतावा। न केवल टीचर को पछतावा हुआ अपने बिहेवियर पे, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लक्ष्मण शास्त्री ने, यानी मेरे दोस्त के पापा ने उसे समझाया था, कहीं ना कहीं उसके जीवन में भी चेंज आ गया, मतलब वो बदल गया, उसे समझ आ गया कि मैं एक गलती कर रहा था। ठीक है, चलो यार आगे चलते हैं। देखो ये वो वाला सीन है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 बच्चे बैठे हैं पहली रो में, जिसमें 3 बच्चे पंडित दिखाई दे रहे हैं ना, और एक बच्चे यानी अब्दुल कलाम बैठे थे।
आगे चलता हूँ यार। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in the terms of segregation of different social groups. अब बता रहे हैं वैसे वहाँ जो एक छोटी सी जो सोसाइटी थी, लोग बड़े रिजिड थे अपनी अपनी कम्युनिटी को लेके, अपने अपने। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हिंदू हिंदू को लेके, मुस्लिम मुस्लिम को लेके, और सेग्रीगेशन मतलब जैसे आपने सुना होगा हिस्ट्री वगैरह में कि पहले ना लोगों को इस तरह से बांटा गया था। क्षत्रिय उनका काम होता था लड़ाई भड़ाई का, है ना। ब्राह्मण जो होता था वो उसका काम होता था पूजा पाठ का सिखाने का। वैश्य उसका काम होता था, ट्रेडर्स होते थे वो बिजनेसमैन करते थे। और एक होते थे शूद्र जो नौकर वगैरह हुआ करते थे। तो बता रहे हैं कि इस तरह के सोशल ग्रुप्स में बटा हुआ था और बड़े कठोर नियम थे, मतलब जो जिसके लिए जो काम था वो वही करते थे। हाउ एवर माई साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल। लेकिन वो कहता है कि जो मेरे साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उनकी जो वाइफ थी बड़ी ऑर्थोडॉक्स थी। अब देखो ऑर्थोडॉक्स होते हैं ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पुराने विचारों के होते हैं, वो कभी बदलना ही नहीं चाहते और पुरानी पुरानी बातें करते हैं। लेकिन वो कहते हैं फिर भी जो मेरे टीचर थे तो ब्राह्मण, थे तो हिंदू, लेकिन वो इन सब बातों में नहीं मानते थे कि हिंदू मुस्लिम, वो सबको बराबर ही ट्रीट करते थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली। और उन्होंने ये सारी चीज़ों को तोड़ने के लिए, तोड़ने का मतलब लोगों को ये वाला पाठ पढ़ाने के लिए कि यार ये जो जात पात है ये कुछ नहीं होती, ये भेदभाव है ये कुछ नहीं होता, उन्होंने बेस्ट एफर्ट्स किए। क्या किया उन्होंने? ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। अब कलाम साहब बताते हैं यहाँ पे कि जो मेरा साइंस टीचर था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो मेरे साथ घंटों बिताते थे और मुझे मोटिवेट करते थे कि कलाम तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, आगे चल के तुझे कोई बड़ा आदमी बनना है, जिससे तू भी आज जो लोग तुझे पीछे बैठने के लिए कहते हैं कहीं ना कहीं कल तुझसे मिलने आए, मतलब तू बड़ा बन, आगे निकल। तो मोटिवेट करते थे। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. एक दिन मुझे मेरे साइंस टीचर ने यानी उन्होंने खाने पे बुलाया और जैसे ही मैं उनके घर खाने पे गया, उनकी जो वाइफ थी बड़ी हॉरिफाइड, मतलब वो उसने बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन दिया कि अब मुस्लिम बच्चा हमारे घर खाना खाने आएगा, तौबा तौबा, राम 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 राम। She refused to serve me in her kitchen. Shiv Subramaniam Iyer was not perturbed. Not did he get angry with his wife. उनकी जो वाइफ ने, उन्होंने मुझे खाना सर्व करने से मना कर दिया किचन में, लेकिन इस पे वो जो सुब्रमण्यम अय्यर थे मेरे साइंस टीचर, वो गुस्सा नहीं हुए और ना ही मतलब डिस्टर्ब हुए, बट इंस्टेड सर्व मी विद हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। और बल्कि उन्होंने क्या किया, बड़े धैर्य से काम लिया, उन्होंने अपने हाथों से खाना मेरे लिए परोसा और मेरे बगल में बैठ के खाया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी जो वाइफ है ये सारा तमाशा देख रही थी किचन डोर से। आई वंडर वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। और मैं ये सोच रहा था कि यार इनकी वाइफ को इससे क्या प्रॉब्लम, क्या मैं कोई इंसान नहीं हूँ, क्या मैं कोई खाना अलग तरह से खा रहा हूँ, क्या मैं पानी अलग तरह से पी रहा हूँ, या जिस तरह से खाना खाने के बाद लोग अपने फर्श को साफ करते थे क्या मैं अलग तरह से कर रहा हूँ। When I was leaving his house, Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं वहाँ से जाने वाला था तब मेरे साइंस टीचर ने मुझसे कहा कि अगले हफ्ते तुम्हें फिर से आना है खाने पे। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने तो भांप लिया था कि यार इनके घर में तो यार इनकी मैडम बड़े गुस्से हो रही हैं, ये हो रही हैं, तो लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने समझ लिया मेरी हेजिटेशन को और उन्होंने कहा कि जब भी तुम सिस्टम को बदलना चाहते हो तो तुम्हें प्रॉब्लम्स, मुसीबतों का तो सामना यार करना ही पड़ेगा। When I visited his house the next week, Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. और अब वो क्या, तो कितना अच्छी बात बता रहे हैं कि जब मैं अगले हफ्ते उनके घर गया तो पिछली बार उनकी वाइफ जिसने मुझे खाना सर्व करने से मना कर दिया था, इस बार खुद वो मुझे किचन में ले गई और अपने हाथों से खाने को मेरे लिए लगाया। तो यार इतना अच्छी एक लेसन हम सबको मिल रहा है, हिंदुओं को, मुस्लिम भाइयों को, कि यार देखो पुराने टाइम में कितनी अच्छी बात वो लिख रहे हैं कि एक मुसलमान को एक हिंदू लेडी जो खाना नहीं खिला रही थी वो भी बदल गई। लेकिन आज का जो इंसान है यार वो बदलने को तैयार ही नहीं है, वो ये समझने को तैयार नहीं है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो यार, जानवर हो, सबको ईश्वर ने बनाया है, हम सब ईश्वर की संतान हैं। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और इंडिया को फ्रीडम मिलने ही वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया।
डिक्लेयर गांधी जी, भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे, गांधी जी ने कहा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और पूरा का पूरा जो देश था वो पूरी तरह से, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशा, एक न्यू ऑप्टिमिज्म मतलब एक नई ऊर्जा से, नई किरण से भर गया। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द रामानाथनपुरम, और मैंने अपने पापा से कहा कि भाई पापा मैं हेडक्वार्टर्स जाना चाहता हूँ, रामानाथपुरम जाना चाहता हूँ, किसके लिए, हायर स्टडीज़ के लिए। तो क्या हुआ देखते हैं। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल, देखो उनके पापा उसे क्या कहते थे, अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। उनके पापा यानी कि अब्दुल कलाम जी के फादर जो थे वो कहते हैं हाँ अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है मुझे पता है तुम्हें जाना पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन द विंड विदाउट अ नेस्ट, और वो क्या कहते हैं कि जो सीगल होता है, एक बर्ड होता है, वो भी तो अकेला उड़ता है पूरे सन के नीचे, और विदाउट अ नेस्ट, विदाउट अ नेस्ट का मतलब है, यानी कि वो एक एग्जांपल देते हैं उनके पापा कि जिस प्रकार एक पक्षी थोड़ा सा बड़ा होने पर अपना नेस्ट, अपना घोंसला छोड़ देता है, अपने परिवार को छोड़ देता है और जीवन में कुछ बनने के लिए उड़ जाता है, ऐसे ही अगर तुम्हें कुछ आगे बनना है, बढ़ना है, तो तुम्हें भी अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। अब देखो यार, माँ का दिल तो माँ का होता है, तो अब जब वो पढ़ाई हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे थे तो कहीं ना कहीं मम्मी को प्रॉब्लम हुई होगी, हो सकता है वो रोई हुई होंगे, तब वो समझाते हैं अपनी वाइफ को, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो खलील जिब्रान की एक पोयम है बहुत अच्छी सी, योर चिल्ड्रन, वो उसे थोड़ा सा बताते हैं, उसमें से एक लाइन पढ़ते हैं, क्या कि जो तुम्हारे बच्चे हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, वो तो इस लाइफ के बच्चे हैं। दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। हाँ ये सच है कि तुमने उन्हें जन्म दिया है लेकिन वो तुम में सिमटे नहीं रहेंगे। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट, तुम उन्हें अपना प्यार तो दे सकते हो लेकिन तुम उन्हें अपने विचार नहीं दे सकते हो, क्योंकि बच्चा अपने खुद के विचार लेकर आता है। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके खुद के थॉट्स होते हैं। ये वाली बात वो जो उनके फादर थे वो उनकी मदर को समझा देते हैं, ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ APJ अब्दुल कलाम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विंग्स ऑफ फायर। तो ये जो हमने स्टोरी पढ़ी, पूरा चैप्टर पढ़ा, ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है विंग्स ऑफ फायर से। तो यार देखो, सबसे पहले वैसे तो हमेशा मैं लास्ट में सब्सक्राइब करने वाली और ये सब बातें करता हूँ, लेकिन इतने अच्छे चैप्टर में दिल खुश हो गया भैया। ये